मौर्य राजवंश की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है अशोक। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसका परिचय क्या है, इसको क्यों महान कहा जाता है। आज प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो आते हैं हमारी परीक्षाओं में, उनके बारे में हम इसमें यहाँ पर चर्चा करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। अशोक का जो समय था 272 या 73 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है। उसके बाद अशोक शासक बनता है और 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है। अब ये 3 साल का जो समय है, 3 साल के समय में उसने, ऐसा माना जाता है कि जो 3 साल का गैप है, विद्वानों मतभेद है। कुछ विद्वान 269 ईसा पूर्व में ही मानते हैं कि उसका वो उस गद्दी पर बैठा था, लेकिन 3 साल का जो गैप है उसमें मानते हैं कुछ ग्रंथों में 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करने वाला बताया गया है। तो ये हो सकता है कि इसे शुरुआत में कुछ अपने भाइयों का, संबंधियों का अवरोध शासन प्राप्त करने में हुआ हो और उसमें इसको देरी हुई हो। 269 ईसा पूर्व में इसने जो है राज्याभिषेक हुआ और 8वें वर्ष, इसके 13वें शिलालेख के अनुसार इसके 8वें वर्ष, कब 8वें वर्ष इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध में इसने पूरा जो नरसंहार देखा, जो सैकड़ों लाखों लोग बंदी बनाए गए या लाखों मारे गए, ये इस नरसंहार जो इसने देखा, इससे इसका हृदय परिवर्तन हुआ और जो बिंबिसार से साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत हुई थी, अशोक ने उसको त्याग दिया और भेरी घोष के बजाय धम्म घोष की इसने शुरुआत की। जैसा चौथे शिलालेख में इसने कहा है, इसके जो सबसे पहले इसने जो है शिलालेखों की शुरुआत की। शिलालेखों द्वारा अपनी राजाज्ञाओं को इसने विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया और इन शिलालेखों के आधार पर हमें जानते हैं कि इसका राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था। जैसे पश्चिमोत्तर में इसके जो शिलालेख पाए गए हैं वो हैं कंधार, काबुल, मानसहरा, शाहबाजगढ़ी। ये दोनों पाकिस्तान में हैं और ये अफ़गानिस्तान। अब हम जानते हैं कि कोई अभिलेख अपनी राजाज्ञा ऐसी जगह पर नहीं खुदवा सकता जहाँ पर उसका शासन ना हो, और राजाज्ञा ऐसी जगहों पर खुदवाई जाती हैं जहाँ से अधिकतम लोग गुजरते हों। तो निश्चित तौर पर काबुल, कंधार उस समय बाहर से आने वालों के लिए एक चौराहे की तरह था और मानसहरा, शाहबाजगढ़ी भारत में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार की तरह थे। तो इन जगहों पर इसके अभिलेख पाए जाने का मतलब है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में थे। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो 13वें और द्वितीय शिलालेख में उसके जो सीमावर्ती राज्य लिखे गए हैं वो हैं चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र। ये दक्षिण में ये इसके सीमावर्ती राज्य थे। हम जानते हैं कि सुदूर दक्षिण में तीनों राज्य हैं, चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र की पहचान अभी नहीं हो पाई। तो इसमें जो दक्षिण भारत के कोई किसी छोटे राज्य या इस तरह से कोई तटीय राज्य रहा होगा जिसको ये सत्यपुत्र के रूप में वर्णित किया गया उसके 13वें शिलालेख में। इन राज्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। जिसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही ये इसकी सीमा थी। अगर हम ये दक्षिण भारत, इसका मतलब है कर्नाटक तक, इसका राज्य कर्नाटक तक था। मैसूर या कर्नाटक राज्य वर्तमान कर्नाटक राज्य जहाँ इसकी सीमा है, इसका राज्य यहाँ तक था। और उसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो असम उसके राज्य में नहीं था, यानी असम उसके राज्य की सीमा थी। उत्तर की बात करें तो उत्तर में देहरादून में कालसी अभिलेख पाया गया है, नेपाल में रुमनदेई में अभिलेख पाया गया है, कपिलवस्तु में इसके अभिलेख पाए गए हैं। तो वहाँ पर वो गया है, 12वें वर्ष गया अपने, वहाँ पर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को दुगना कराया और जो रुमनदेई अभिलेख के अनुसार वहाँ पर जो कर लिया था उसने, कर लिया जाता था उसका 1/8 किया उसने। तो ऐसे क्षेत्र में कर कम करना संभव नहीं जहाँ जो उसके राज्य में ना हो, तो नेपाल की तरह इसके राज्य में था। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत की जो एक सीमा थी, एक विशाल भारत का निर्माण हो चुका था। भारत अपनी नैसर्गिक सीमा प्राप्त कर चुका था, इससे ज़्यादा वृद्धि संभव नहीं थी। केवल कलिंग, हमें लगता है विद्वानों के अनुसार कलिंग
संभवतः जो नंदों ने जीता था, नंदों के समय कलिंग जो खारवेल अभिलेख में पता चलता है, खारवेल अभिलेख जो हाथी गुफा का खारवेल अभिलेख, हाथी गुफा का खारवेल अभिलेख, खारवेल शासक जो था पहली शताब्दी का, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास था ये। तो हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंद राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया था और जिन की मूर्ति उठा ले गया था। वहाँ तंसुली में इसने एक नहर का निर्माण कराया था नंद राजा ने, और जब खारवेल मगध पर आक्रमण किया तो जिन की मूर्ति वापस लाया था। तो इससे लगता है कि जो नंदों ने जीता था कलिंग को, किसी तरह से स्वतंत्र हो गया था, और जब अशोक ने देखा कि दक्षिण की तरफ जाने के मार्ग पर ये अवरोध है तो उसने कलिंग पर आक्रमण किया, इस पर भयानक नरसंहार हुआ, और 13वें अभिलेख के अनुसार इसने वहीं पर इसका धर्म परिवर्तन हुआ, और इस नरसंहार को देख करके उसने भेरी घोष के बजाय धम्म घोष की नीति अपना ली। तो ये है अशोक का जीवन परिचय एक तरह से शार्ट में। अब इसको जो महान शासक मानते हैं, महान शासक मानने का मूल कारण ये इसका धम्म। इसने बौद्ध धर्म को एक ऐसा धर्म बनाया जो नैतिकता से परिपूर्ण था, मानव जीवन के लिए ज़रूरी था, समाज के लिए ज़रूरी था, विश्व बंधुत्व के लिए ज़रूरी था, और उसने उस रूप में बौद्ध धर्म को समूचे भारत में ही नहीं समूचे विश्व में फैलाने का प्रयास किया। अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वहाँ के राजा, श्रीलंका के राजा तिस्य के निमंत्रण पर वहाँ भेजा, जो बोधि वृक्ष की छाल वृक्ष लेकर के वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। इसी तरह से अपने 12वें वर्ष, जो उसके राज्याभिषेक का 12वें वर्ष, वो 10वें वर्ष ने बोध गया की यात्रा की। अभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की, और 12वें वर्ष निगाली सागर गया, यानी नेपाल की तराई में निगाली सागर गया, और नेपाल की तराई में उसने कनक मुनि बुद्ध के या भगवान बुद्ध के स्तूप को दुगना करवाया, और वहाँ पर वहाँ के रहने वालों के लिए कर जो था वो 1/8 कर दिया। यानी नेपाल का तराई का क्षेत्र, कालसी अभिलेख उसका वहीं पर है देहरादून में, वर्तमान देहरादून में। तो इस तरह से ये उत्तर भारत का, नेपाल की तराई तक का क्षेत्र उसके राज्य में था। तो इस तरह से उसकी नैसर्गिक सीमा प्राप्त कर चुका था। अब अशोक के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करना बहुत बड़ी समस्या थी। अगर वो सेना से नियंत्रित करना चाहता तब हमारे पास न फ़ोन थे, न मोबाइल फ़ोन थे, न आधुनिक मशीनों या कार या टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़, इस तरह से कुछ फाइटर प्लेन्स कुछ भी नहीं थे कि हम यहाँ से बैठे बैठे, न मिसाइलें थीं। तो अपने रथ से, अपने घोड़े से सीधा वहाँ तक जाना, मगध से लेकर के या पूर्वी छोर से लेकर के, और कहाँ तक जाना, काबुल तक घोड़े से जाना। बेचारा घोड़ा बचेगा कि राजा बचेगा, कौन भरोसा, कितने लंबे समय तक का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने जो है इस भाग दौड़ से, सेना को इस कवायद से बचाने के लिए उसने जो है धम्म घोष का सहारा लिया, और धम्म को एक नैतिकता का आवरण चढ़ाया, और उस नैतिकता के द्वारा जनता को पढ़ाने का प्रयास किया कि वो जनता ये समझे कि युद्ध में नहीं, शांति में ही सारी चीज़ें हैं। इसके अभिलेखों से ये पता चलता है। अभिलेख, इसके 12 अभिलेख हैं। पहला शासक ये है जिसने अभिलेखों के सहारे अपनी राजाज्ञाओं को, अपनी बातों को जनता तक कहने का प्रयास किया। इसी के आधार, कई शासकों ने तो, कई इतिहासकारों ने तो इसी अभिलेखों के आधार पर इस मौर्य वंश का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। जो इसके 12 अभिलेख थे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें हम कुछ चर्चा कर देते हैं। जैसे पहला है, पहले में पशुबल की निंदा की गई है, पशुबल की निंदा की गई है। दूसरे में मानव और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की बात कही गई है। तीसरे में इसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो हर 5 वर्ष पर देश में तीर्थाटन करने जाएं, घूमने जाएं, या
वहाँ का निरीक्षण करने जाएं और उज्जैनी और तक्षशिला में हर 3 वर्ष पर, यानी अधिकारी प्रति 5 वर्ष पर तीर्थाटन करें। चौथे में भेरी घोष के बजाय धम्म घोष, यानी युद्ध के बजाय शांति बजाय धम्म घोष। इसी तरह से 5वें में इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने का तात्पर्य था कि वो जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था उस नैतिकता का आचरण लोग करें, और कोई अगर गलती से कोई गलत कार्य करता भी है तो उसे सज़ा मिलती है, तो सज़ा के रूप में अगर उसे कोई मृत्युदंड मिलता तो मृत्युदंड के पूर्व उसके पारलौकिक कल्याण के लिए, उसकी परिवार की भलाई के लिए उसे उसे सहायता प्रदान की जाए, उसे और तरह के उसके मानसिक रूप से संबल प्रदान किया जाए, जिससे उसके कष्ट, उसके जो दंड है उसके कष्ट को कम किया जा सके। धर्म महापात्रों की नियुक्ति 5वें अभिलेख में, इसके 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। और 6ठे में आत्मनियंत्रण की सलाह दी गई है। आत्मनियंत्रण मीन्स अगर हम अपने स्वयं पर नियंत्रण कर लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लें, अपने वासना पर नियंत्रण कर लें, अपने खान पान पर नियंत्रण कर लें, अपने जो अनावश्यक अपने दिखावे में खर्च करते हैं या शादी विवाहों में, उत्सवों में अनावश्यक अनर्गल खर्च करते हैं, उस पर नियंत्रण कर लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं का हल हो जाएगा। तो ये नियंत्रण की संज्ञा 7वें और 8वें में इसने जो है इसकी तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 7वें 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। फिर 9वां शिलालेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की बात बताई गई है। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की। सच्ची भेंट सच्चा शिष्टाचार मतलब है कि अगर हम किसी से मिलें तो इस तरह से मिलें कि कोई छल कपट मन में ना हो। और इसके बाद है 10वां शिलालेख। 10वें में अधिकारियों को आदेश देता है कि हमेशा वो प्रजा के बारे में सोचें। अधिकारी प्रजा के बारे में। 10वें में अधिकारी प्रजा के बारे में सोचें। और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें में की गई है। 12वें में सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई है। फिर 13वां हम जानते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्णन है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद इसमें उसके सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। और सीमावर्ती राज्यों के अलावा जो विदेशी राज्य थे 4, उसका उसमें उल्लेख है। जो दक्षिण के जो राज्य थे सीमावर्ती उनका उल्लेख है। जो इसके सीमावर्ती राज्य जो विदेशी राज्य थे उसमें तुर्मा या तुलमाय का उल्लेख है। तुर्मा या तुलमाय ये उत्तरी अफ्रीका का एवन नरेस टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। दूसरा अंतेकन या अंतेकिन मैसिडोनिया का एवन नरेस एंटीगोनस गोनातास था। तीसरा अलेक्सुंदर या एपिरस का एवन नरेस अलेक्जेंडर था। मका अर्थात मगा उत्तरी अफ्रीका में सेरीन का एवन नरेस मगा। ये 4 का वर्णन 13वें शिलालेख में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 13 और 14वां जो शिलालेख था
इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। जनता को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह से अशोक का जो शासनकाल था ये बहुत ही शांतिपूर्ण था। केवल अगर कलिंग युद्ध को निकाल दिया जाए तो इसने अपनी जो जिन नीतियों को लागू किया उसमें उसने सफलता पाई और बेहतर तरीके से कार्य कर सका। अगर जो है ये भैरी घोष के बजाय धम्म घोष के बजाय भैरी घोष की नीति ही अपनाता तो जितनी बड़ी उसकी सेना थी, जितना बड़ा प्रशासनिक तंत्र था, उसके लिए इतने धन की आवश्यकता होती जो वहाँ की जनता को करों से लाद देती और जनता त्राही करती और विद्रोह की संभावना और ज़्यादा होती। जो साम्राज्य इतना बड़ा था वो कितनी जल्दी बिखरता ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतिहास में कुछ जो होता ही है। तो इस तरह से अशोक ने अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शी नीति से एक बहुत बड़ा कार्य करने का कार्य किया। ये बहुत बड़ा जो है इतिहास में एक ऐसा पक्ष रखा, इनोवेटिव पक्ष रखा। उसने इनोवेशन किया, एक शासक से अधिक वैज्ञानिक की तरह उसने सोचा और साम्राज्य को अछोड़ रखा, इतने बड़े साम्राज्य को, बिना अतिरिक्त सेना के, बिना अतिरिक्त युद्ध के, बिना अतिरिक्त धन के। तो एक और इसके अलावा जो धर्म था, धर्म का इसने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा ही युद्ध तिस्य के निमंत्रण पर, और वहाँ पर ये बोध वृक्ष को लेकर के गए। वहाँ का राजा जो तिस्य था उसने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की, जो अशोक के अभिलेखों में इसकी उपाधि थी देवनामप्रिय। और हम जानते हैं कि अशोक के जो नाम मिलता है, नाम 4 अभिलेखों मिलता है, गुजर्रा, मास्की, निट्टूर, उदयगोलान। इन अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित था, ये एक सहिष्णु शासक था, धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु शासक था। इसको प्रारंभ में इसके शिव का उपासक माना गया है। बाद में अगर इसके अभिलेखीय साक्ष्यों को देखा जाए तो इसने आजीवकों को बराबरा पहाड़ी में, बिहार में बराबरा पहाड़ी में, बराबरा की गुफाओं में इसने कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये चारों गुफाएं जो है इसने आजीवकों को दान दिया था। आजीवकों के लिए इसने दान दिया था। एक सहिष्णु शासक ही ऐसा कर सकता है। इसके अलावा अगर अशोक की बात की जाए तो इसने इसके लिपियों की बात, इसके अभिलेखों के लिपि की बात की जाए, इसके भाषा की बात की जाए, बार बार पूछा जाता है तो इसके अभिलेखों की भाषा क्या थी? अभिलेखों की भाषा क्या थी? क्या थी? प्राकृत। लिपि क्या थे? लिपि इसकी ग्रीक, आरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। इसमें अधिकतर अभिलेखों के साथ लिपि जो है ब्राह्मी ही थी, और ग्रीक, आरमाइक, खरोष्ठी ये जो है ईरान से प्रभावित थी, खरोष्ठी और आरमाइक, और ग्रीक जो है यूनानी। ये पश्चिमोत्तर में जहाँ पर इस भाषा को जानने वाले, इस लिपि को जानने वाले लोग रहते थे, यहाँ पर पश्चिमोत्तर में जैसे कंधार और काबुल, मानसहरा, शाहबाज घड़ी, यहाँ के अभिलेखों में इन भाषाओं का उपयोग हुआ है, और बाकी जगहों पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। यहाँ हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो जो स्तंभ हैं, इसके स्तंभों पर स्तंभ जो बनाए गए हैं, यहाँ पर ईरान से तुलना भी की जाती है कभी कभी कि ये ईरानी प्रतिरूप की नकल किए गए हैं।
तो ऐसा तो है ही है, कुछ न कुछ तो प्रेरित तो है ही है, लेकिन कुछ अगर हम इसको विभेद करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ईरानी जो स्तंभ हैं ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, महलों में लगाए गए हैं या भवनों में लगाए गए हैं, और इसके अभिलेख स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं। दूसरे, उसके अभिलेख अलग अलग खंडों को जोड़कर बनाए गए हैं, और इस अशोक के अभिलेख जो बने हैं, अशोक के स्तंभ जो हैं वो एक ही खंड के बने हैं। और ये उस समय इंजीनियरिंग के नमूने थे, क्योंकि चुनार से उन स्तंभों को लाना और देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वो 40-40 फुट के स्तंभ सुरक्षित पहुंचाना ये आसान काम नहीं था। वहाँ के स्तंभ नालीदार हैं, ये सपाट हैं। इस तरह से तमाम सारे पालिश के बारे में होता है कि पालिश जो है वहाँ से ली गई है, लेकिन पालिश उत्पन्न करने का नादन पॉलिश्ड वेयर हम देखते हैं, अगर हम देखें तो ये पालिश उत्पन्न करने की कला हमारे मौर्य काल में आ चुकी थी, और उस पालिश के लिए भारतीय शिल्पकारों को श्रेय दिया जा सकता है। तो इस तरह से अशोक के उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी एक झलक इसमें इस क्लास में दिखी, आप लोग देख सकते हैं आप लोग। और एक क्लास इसमें जो अशोक का धम्म, इन्होंने विश्व धर्म इसको कैसे बनाया, कैसे माना जा सकता है, इसके अन्य उपलब्धियां, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों का वाणिज्य व्यापार कैसा था, आंतरिक व्यापार वाणिज्य कैसा था, विदेशों के साथ व्यापार वाणिज्य कैसा था, इसकी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।